दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी पीवाईक्यू क्लासेस में। इसमें टोटल हम लोग 31 ईयर के पीवाईक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 14 है। अगर इससे पहले आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ पहले जा करके पीछे का लेक्चर देखो और फिर लेक्चर नंबर 14 पे आओ तो बेटर एक्सपीरियंस आपका रहेगा। तो इसमें ओवरऑल हम लोग 31 ईयर के जो पीवाईक्यू है उसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर आप वो नहीं देखें तो प्लीज गो एंड विजिट द चैनल। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है और इसको पढ़िए और उत्तर करने का कोशिश कीजिए। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। आपको बताना है चोल वंश का संस्थापक कौन था। आपके सामने ऑप्शन है विजयाल चोला, करिकाल, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये सारे आपके विकल्प है और इनमें से आपको सही विकल्प की पहचान करनी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विजयाल चोला। विजयाल चोला ने ही चोल वंश का संस्थापन किया था और इसका नींव रखा था। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, विजयाल चोला ने 850 से 870 के बीच ये शासन किया और रीस्टैब्लिश द एम्पेरियर Chola dynasty 9th century by capturing Thanjavur from the Mutiyar chieftains, है ना। मतयार जो चिफेंट्स थे उससे ये कैप्चर किया तंजावुर को। कैपिटल इसका कहाँ पर था, तंजावुर में था। वॉज एस्टेब्लिश्ड एज द चोला कैपिटल। टाइटल एज्यूम्ड नारकेसरी, लाइन अमोंग मैन, नारकेसरी। बिल्ट द निसुम सूदिनी देवी टेम्पल। इस टेम्पल का निर्माण इन्होंने किया था। तो हिंदी में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 9वीं सदी में विजयाल चोला 850 से 870 ईस्वी के बीच इसका जो कार्यकाल था, है ना, या कह सकते हैं शासनकाल था, ने पल्लवों की अधीनता से मुक्त होकर के, इससे क्या पता चलता है कि ये पल्लव के फ्यूडेटरी थे। पल्लव के फ्यूडेटरी कौन थे, तो चोल राजवंश की स्थापना की। ठीक है, राजधानी इसका कहाँ था, विजयाल ने तंजावुर पर अपना अधिकार कर उसे राजधानी बनाया। उपाधि उसने कौन सा धारण किया था, नरकेसरी उपाधि धारण की। और मंदिर का निर्माण उसने तंजावुर में निसुम्भ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो इसमें से जो आपको ध्यान में रखने योग्य चीजें हैं दोस्तों, आप क्या सब ध्यान में रख सकते हैं, वो है पहली बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये पल्लव का फ्यूडेटरी था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो चोला थे वो किसके फ्यूडेटरी थे, पल्लव के फ्यूडेटरी थे। बाद में उसने अपना राजधानी तंजावुर को बनाया और उसके बाद शासन करना शुरू किया। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चोला पीरियड फेमस फॉर। आपको बताना है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल सांस्कृतिक उन्नति, उपयुक्त में से एक कोई नहीं या एक से अधिक, विलेज असेंबली, वार विथ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड ट्रेड विथ श्रीलंका, एडवांसमेंट ऑफ तमिल कल्चर, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन। ये सारे आपके विकल्प हैं, इनमें से आपको सही विकल्प का पहचान करना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो चोला एम्पायर थे ये ग्राम असेंबली के लिए काफी फेमस थे। जो पंचायती व्यवस्था था, पंचायत ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, पंचायत की स्वायत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध था। ये प्रश्न पूछा गया है 2017 के बीपीएससी में। तो इसका हम लोग विस्तृत व्याख्या देखते हैं। क्या कहता है, चोल शासन का सबसे मुख्य अद्वितीय विशेषता उसकी स्वायत्त शासित ग्रामीण प्रशासन प्रणाली, विलेज ऑटोनॉमी की थी, है ना। और देखते हैं उत्तर मेरू की अभिलेख। ये जो अभिलेख का नाम है इसमें क्या, इससे क्या पता चलता है, प्रांतक प्रथम के शासन के इस अभिलेख से ग्राम सभाओं के चुनाव का नियम स्पष्ट होते हैं। ये जो अभिलेख है उत्तर मेरू के अभिलेख से क्या
ग्राम सभा में कैसे लोगों का चयन होता था उसका पता चलता है। समिति जो कमेटी था वो भी बना था। गांव का कार्य संचालन विभिन्न समितियों जैसे उद्यान समिति, तोटवरियम और स्वर्ण समिति करती थी। इंग्लिश में हम लोग इसका पढ़ लेते हैं। द मोस्ट फेमस रिमार्केबल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज The most remarkable feature of Chola administration was its highly organized system of local self-government, village assembly, है ना। उत्तरमेरू inscription gives detailed account of election procedure for village committee and प्रांतका फर्स्ट, है ना। वेरियम कमिटी को क्या कहा जाता था? वेरियम भी कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्पेशल एग्जीक्यूटिव कमेटी मैनेज्ड टैक्सेशन, वाटर बॉडी, जस्टिस, इन सब चीजों को के लिए देखभाल करने के लिए जो कमेटी का निर्माण होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ये पढ़िए और इसका उत्तर करने का कोशिश कीजिए। विच मेडिवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर लार्ज स्केल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? मैंने इसका पहले ही जिक्र किया है, वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। दोबारा क्वेश्चन ये एग्जाम में है, पहले 23 में था और इस बार 2020 में। ठीक है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने पीछे वाला क्वेश्चन में डिस्कशन किया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चोला, है ना। मध्यकालीन चोल साम्राज्य अपनी सर्वोत्कृष्ट स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था के लिए भारतीय इतिहास में विख्यात है। ऊर देख सकते हैं यहाँ पर, ऊर जो है, ऊर यह सर्वसाधारण लोगों की संस्था थी जो गांव के सामान्यतम मामलों की देखभाल करती थी। सभा या महासभा यह अग्रहरो ब्राह्मण गांव की संस्था थी जो अत्यधिक अधिकार संपन्न थी। नगरम या व्यापारियों एवं वाणिज्य गतिविधियों की सभा थी। तो इसमें से जो मैं चाहता हूं आप याद रखो, वो याद रखो ऊर को। ऊर क्या था? ऊर एक कॉमन सर्वसाधारण लोगों की संस्था थी, मतलब कॉमन पीपल का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो गांव के मसले को हल करता था, उसके मामले को देखभाल करता था। ठीक है, यह आपको याद रखना चाहिए। तो चोला एस्टैब्लिश्ड, इंग्लिश में देखिए, द चोला एस्टैब्लिश्ड unprecedented model of local administration based on the democratic principle at village level. ऊर जो है जनरल असेंबली ऑफ टैक्स पेइंग रेसिडेंट इन कॉमन विलेज। सभा या महासभा क्या? असेंबली ऑफ द लर्नड ब्राह्मीण इन अग्रहारा विलेज। नगरम एडमिनिस्ट्रेटिव असेंबली ऑफ मर्चेंट एंड ट्रेडर्स। तो ये तीनों अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और कम से कम अगर मुझसे आप पूछो तो मैं कहूंगा कि ऊर को याद रखो, ये कॉमन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी जो गांव की समस्याओं को देखती थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है? विच डायनेस्टी एंड इन विच स्टेट वाज कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ट? आपको बताना है कि कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है, आपको बताना है। दोस्तों जो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पल्लवा, तमिलनाडु। पल्लव राजवंश के शासक ने बनवाया था और किस राज्य में बनवाया था? वो है तमिलनाडु में। ठीक है, कांचीपुरम। तो देखिए, कांचीपुरम तमिलनाडु का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर पल्लव वंश के महान शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसको राज सिंह भी कहा जाता था, द्वारा बनवाया गया था। तो इनमें से आपको क्या, यहाँ मंदिर भी आप देख सकते हैं कैलाशनाथ मंदिर, तो इसको किसने बनवाया था? इनमें से आपको अगर याद रखने वाली चीज है तो वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो पल्लव डायनेस्टी, ये पल्लव वंश आपको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा मैं कहूंगा जो शासक है जिसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन, जिसको राजसिम्हा भी बोला जाता था, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसका नाम ध्यान में रखिए इस मंदिर से। और किस स्टाइल में इसको बनाया गया था? द्रविड़ा स्टाइल में इसको बनाया गया था। तो इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो क्या था? ये द्रविड़ वास्तुकला, स्वतंत्र संरचनात्मक
स्ट्रक्चरल शैली का प्रथम उत्कृष्ट उदाहरण है। विशेषता इसका क्या है? इस मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से बलुआ पत्थर सैंडस्टोन का यूज हुआ है। सैंडस्टोन का यूज हुआ है और लोकेशन कांचीपुरम तमिलनाडु में है। तो कांचीपुरम, तो इनसे जुड़ी हुई जो फैक्ट्स है वो ये ध्यान में रखना है। जो कैलाशनाथ टेम्पल है पल्लव वंश के राजवंश द्वारा, उसके रूलर के द्वारा बनवाया गया है और उस रूलर का नाम क्या था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। और द्रविड़ा स्टाइल में ये टेम्पल बना हुआ है और किस प्रकार का यहाँ पर स्टोन का यूज किया गया है? दैट इज योर सैंडस्टोन। एंड जगह का नाम पूछे दैट इज कांचीपुरम। तो इतना चीजें आपको ध्यान में अगर आप रख सकते हैं तो काफी अच्छा बात है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। The question is, which of the following temple is located कांचीपुरम? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? ऑप्शन ए श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, ऑप्शन बी श्री पद्मन भाव स्वामी टेम्पल और ऑप्शन सी अरुमिंगु रामनाथ स्वामी टेम्पल एंड ऑप्शन सी एकाम्बरेश्वर मंदिर। जो दोस्तों इसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? एकाम्बरेश्वर टेम्पल। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग देखते हैं। इसके रिगार्डिंग हम लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एकाम्बरेश्वर मंदिर तमिलनाडु के मंदिरों के शहर कांचीपुरम में स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। तो एकाम्बरेश्वर जो मंदिर है इससे जुड़ी हुई हम लोगों को जो ध्यान में रखने वाली फैक्ट्स है, पहली बात आपको ध्यान में रखना है वो है ये शिव मंदिर है, शिव टेम्पल है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ये कहां पर है? ये कहां पर है? कांचीपुरम में। कांचीपुरम में जो एकाम्बरेश्वर मंदिर है कहां पर है? कांचीपुरम तमिलनाडु में। और इससे और भी जो बाकी मंदिर का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तिरुपति का मंदिर कहाँ पर है? वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर, ये भी देखिए जो मंदिर है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको मैं कहूंगा कि ध्यान में रखना चाहिए इन सारी बातों को। तो वेंकटेश्वर जो तिरुपति में है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर जो है पद्मन भाव स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? पद्मन भाव स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरला में है। और रामनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? रामेश्वर तमिलनाडु में है। तो 3 है, 4 टोटल टेम्पल हो गया। एक तो एकाम्बरेश्वर टेम्पल, ये आपको तमिलनाडु कांचीपुरम तमिलनाडु में आपको ध्यान में रखना चाहिए, तमिलनाडु में है। दूसरा जो वेंकटेश्वर का मंदिर है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश तिरुपति में। और पद्मन भाव स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। रामनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? रामेश्वरम में तमिलनाडु में है। ठीक है, अगर आपको इतना चीज ध्यान में रहता है तो वेल एंड गुड। एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर वाज बिल्ट बाय। जो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है किस राजा के द्वारा करवाया गया है? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपके सामने है, राजराज 1, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, कुलोतुंग या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम के द्वारा ये करवाया गया है। किसके द्वारा है? राजराज प्रथम। जो ऑप्शन ए है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राजराज प्रथम है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, इसने इसका निर्माण करवाया था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है का महान शासक, महान चोल सम्राट राजराज प्रथम, जिसका शासनकाल 1985 से लेकर के 1014 तक था, उसने 1010 में इसका निर्माण करवाया था। तो इनमें से जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो क्या रखना चाहिए ध्यान में? जो बृहदेश्वर का मंदिर है, बृहदेश्वर का जो मंदिर है, ठीक है, ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था राज प्रथम ने। ठीक है, दूसरा चीज जो आपको ध्यान में अगर रख सकते हैं तो ये कब बनवाया था? 11वीं सदी में
या 1010 ईस्वी में इसको बनवाया था। 1010। ठीक है, द्रविड़। और इसका स्टाइल क्या है? द्रविड़ा स्टाइल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो द्रविड़ा स्टाइल होता है, एक वेसारा स्टाइल होता है, दूसरा नागरा स्टाइल होता है। ये द्रविड़ा स्टाइल में बनाया गया है, द्रविड़ा स्टाइल। ठीक है, द्रविड़ शैली में यह मंदिर स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ भव्य नुमा माना जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। निर्माण या पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से हुआ। और क्या यूज हुआ है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर। तो इनमें से हम लोगों को कितना चीज ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, जो बृहदेश्वर का मंदिर है वो कहां पर है? तंजावुर में। और तंजावुर कहां पर है? तमिलनाडु में। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था, जो कि चोल वंश से था। राजराज प्रथम किस वंश से था? चोल वंश से। और कब करवाया था? 10 से 10 ईस्वी में करवाया था। और ये किस स्टाइल में बना हुआ है? दोस्तों ये द्रविड़ा स्टाइल में बना हुआ है। और क्या ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है? तो बिल्कुल हाँ, ये इसका भी पार्ट है। और किस पत्थर का यूज हुआ है? किस स्टोन का यूज हुआ है? दैट इज योर ग्रेनाइट स्टोन। इतना चीज अगर आप याद रख सकते हैं तो दैट वुड बी रियली गुड। एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आपके सामने ये प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी? आपको बताना है निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन 1 करूर, कांचीपुरम, मदुरै, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों इसका जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कुरऊर या करूर इसको बोला जाता है, जो आधुनिक दे केरला में स्थित है। संगम काल में चेर राजवंश, संगम काल में चेर राजवंश की राजधानी करूर, करूर जिसे वंजी भी कहा जाता था, यहाँ पर यह स्थित था। राजकीय चिन्ह इसका क्या था? धनुष था, जिसको बोला जाता है धनुष। मुख्य बंदरगाह, दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो मुजरिस, इसको मैं साइड में लिख रहा हूं, मुजरिस एंड टोंडी, ये दोनों पोर्ट था। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट बंदरगाह होता है जहां से व्यापार होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि मुजरिस और टोंडी जो है ये किस राजवंश से संबंधित पोर्ट है जहां से व्यापार होता था? दोस्तों मुजरिस और टोंडी से व्यापार यहां से यूरोप के साथ इसका चेरा का था। ठीक है, मुख्य बंदरगाह मुजरिस और टोंडी था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अन्य राजधानी और जो कुछ राजधानी है, पांड्यों का राजधानी कहां पर थी? मदुरई में पांड्यों का राजधानी। और पल्लव की राजधानी कहां थी? कांचीपुरम में। जो इनमें से मैं कहूंगा इस स्लाइड में से जो आपको ध्यान रखने योग्य चीज है वो है, एक तो आपको याद रखना चाहिए चेरा, चेरा की जो राजधानी थी वो कहां थी? करूर, करूर या करूर इसको बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखिए। और पांड्या का राजधानी जो है दोस्तों वो कहां पर है? वो मदुरई, मदुरै में है। और तीसरा जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है पल्लवों की राजधानी कहां पर थी? कांचीपुरम में थी। और मुजरिस और टोंडी जो पोर्ट है वो किस वंश से जुड़ा हुआ है? किसका पोर्ट था जहां से व्यापार होता था? वो है चेरा का। चेरा आधुनिक दे ये कहां पर है? वेस्टर्न कोस्ट पर है, पश्चिमी तट पर स्थित ये दोनों पोर्ट है। ठीक है, इतना चीज अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। द कैपिटल ऑफ द चेरा किंगडम ड्यूरिंग द संगम एज वाज करूर, और या करूर आइडेंटिफाइड विद वंजी, इसको अभी वंजी भी कहा जाता है। एम्बलम इसका क्या था? एम्बलम मतलब जो सिंबल होता है वो बॉ एंड एरो था, जो धनुष होता है ऐसे करके धनुष मालूम ही होगा आप सभी को, धनुष और बो एरो ये सब क्या होता है, वो इसका एम्बलम था। फेमस पोर्ट मुजरिस टोंडी जो है मालाबार कोस्ट पर है ना। और अदर कैपिटल मदुरई का कैपिटल पांड्या, जो कि मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया। दोस्तों इतना चीज अगर आप ध्यान में रख सकते हैं वेल एंड गुड, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए ये क्या कहता है। Which of the following dynasty is not mentioned in संगम लिटरेचर? इसमें से
आपको बताना है निम्नलिखित राजवंशों में से उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। इनमें से आपको ये नहीं बताना है कि जिसका मेंशन संगम लिटरेचर में है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसका लिटरेचर संगम लिटरेचर में इसकी चर्चा नहीं है, ये उससे बाहर है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कदंबा डायनेस्टी। मैं आपको बता दूं चोला, चेरा, पांड्या इन तीनों का काफी डिटेल वर्णन है, काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन है संगम लिटरेचर में, और जिसका नहीं है वो है कदंबा डायनेस्टी। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। संगम साहित्य के सुदूर दक्षिण भारत केवल 3 प्रमुख राजवंशों का वर्णन है। जो संगम लिटरेचर है उसमें जिसका जिसका नाम मेंशन है उसका आपके सामने चोला है, चेरा है, पांड्या है। मैं इन तीनों के बारे में मैं बता दूं, चोला जो है आधुनिक डे ये तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, जो उस क्षेत्र में वो राज करते थे। चेरा जो आधुनिक डे है पार्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, खास करके केरला और कुछ भाग तमिलनाडु के थे, और पांड्या भी तमिलनाडु के ऊपरी भाग में ये राज करते थे, है ना। कदंबा राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य से नहीं मिलता है। यहाँ देखिए कदंब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। इस वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने बनवासी में की थी। दो चीज, अगर जो कदंबा डायनेस्टी है, कदम डायनेस्टी, इसके रिगार्डिंग आपको 2 चीज जो याद रखना चाहिए। मैं कहूंगा इसका जो संस्थापक था KADAM कदंबा, इसका जो संस्थापक था जिन्होंने इस वंश का शुरुआत किया उसका नाम मैं कहूंगा कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, और उसका नाम क्या था? मयूर शर्मन। मयूर शर्मन ये नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये कहां पर किया था? बनवासी में ये किया था, है ना। इंग्लिश में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। संगम लिटरेचर एक्सक्लूसिवली मेंशन द 3 क्राउन्ड किंग, और किंग को क्या संगम डायनेस्टी माफ कीजिएगा संगम लिटरेचर में किंग को क्या कहा जाता है? मूवेंदर इसको बोला जाता है। अब तमिलकम, ठीक है। चोला मूवेंदर इसको किंग को कहा जाता है, ये ध्यान में रखिए। चोला, चेरा, पांड्या इन तीनों का मेंशन है इसमें। किंगडम आर मेन फोकस ऑफ तमिल संगम एंड कदंबा डायनेस्टी फाउंडेड बाय मयूर शर्मन विद द कैपिटल एट बनारसी। ठीक है, इतना चीज अगर आप ध्यान में रख सकते हैं तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने है, व्हाट वाज द उरायूर फेमस फॉर। दोस्तों आपको बताना है उरायूर किन चीजों के लिए फेमस था। इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ स्पाइसेस, इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन ट्रेड, और इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ इनलैंड ट्रेड। ये सारे आपके विकल्प है, इनमें से करेक्ट आंसर आपको ढूंढ करके बताना है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉटन ट्रेड के लिए। उरायूर कॉटन ट्रेड के लिए फेमस था मेडिएवल टाइम में। संगम काल में कावेरी नदी के तट पर उरायूर, ये संगम काल में कावेरी नदी के तट पर उरायूर चोलों की प्राचीन राजधानी तथा सूती वस्त्रों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था, है ना। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी जो है ये एक बुक है, ये एक अकाउंट है, लेकिन इसकी रचना किसने की इसका कोई मालूम अभी तक नहीं पता चला। ये माना जाता है कि वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, जो ग्रीको रोमन जो ट्रेडर्स थे, जो नेविगेशन के लिए अपने नाव से निकलते थे, उनके द्वारा ये लिखित बुक है, लेकिन उस किसी खास व्यक्ति का नाम अभी तक नहीं पता चल पाया है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी लिखा किसने है। इसमें मेंशन है कि इस ग्रंथ में मेंशन है कि उरायूर से सूक्ष्म सूती कपड़ों मलमल के निर्यात का विशेष विवरण मिलता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा ग्रंथ से उरायूर से सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है, अगर ऑप्शन में पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी हो तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। मसाले के केंद्र पश्चिम घाट के तट पर, मुजरिस मुख्यतः काली मिर्च व मसालों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों इंग्लिश में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। उरायूर प्रेजेंट डे तिरुचिरापल्ली, जो तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का है, वहां पर स्थित है। वाज एन इनलैंड चोला कैपिटल renowned globally for fine cotton fabric and muslin. टेक्सटाइल हब था। एंशियंट रोमन राइटर
Paris, the extremely fine quality Urayur cotton textile. एंड पेरी प्लस अकाउंट में मेंशन अर्गू अर्गारू अर्गारू इन ग्रीक टेक्स्ट। अर्गारू, ये जो इस अकाउंट में इसको अर्गारू कहा गया था। चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, इसको पढ़िए और उत्तर कीजिए। व्हाट आर द अट्रैक्टिव गेटवेज ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल कॉल्ड। आपको बताना है दक्षिण भारत के मंदिर में आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे। जो मंदिर में प्रवेश द्वार था उसको क्या कहा जाता था? शिखर कहा जाता था, गोपुरम कहा जाता था, देवालय या मंडपम? इनमें से कौन सा सही उत्तर है? जो इसका स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपुरम। गोपुरम क्या होता है? मान लो कि ये टेम्पल है और लेकिन ये गेट की तरफ से आपने देखा होगा कि एक लंबा सा एक प्रवेश द्वार होता था और उस प्रवेश द्वार को क्या बोला जाता था? जो घुसने वाली जगह होती थी मंदिर में प्रवेश करने की जो जगह को गोपुरम बोला जाता था। दोस्तों आपके सामने इसका व्याख्या है। दक्षिण भारत का द्रविड़ मंदिर शैली विशाल एवं अलंकृत प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम किसको कहा जाता था? जो मंदिर में प्रवेश द्वार था उसको गोपुरम कहा जाता था। पांड्य काल का योगदान गोपुरम के निर्माण और अलंकरण पर अधिक ध्यान पांड्य एवं विजयनगर शासक के काल में दिया गया। तो इसमें क्या कह रहा है? जो गोपुरम का निर्माण था इस पर जो ज्यादा बल दिया गया किसके समय में दिया गया? पांड्या और विजयनगर एम्पायर के समय में दिया गया। शिखर क्या होता है? गर्भगृह के ऊपर जो पिरामिड नुमा जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोला जाता है? शिखर। ये जो देख रहे हैं आप शिखर, ये शिखर है। और शिखर कहाँ होता है? गर्भगृह, सैंक्टम सैंक्टोरम जहां पर होता है, जहां पर मेन डेटी रहते हैं उसको सैंक्टम या सैंक्टोरम गर्भगृह कहा जाता है। उसके ऊपर में जो पिरामिड के तरह का एक स्ट्रक्चर बना होता है, काफी ऊंचा होता है, उसको हम लोग शिखर बोलते हैं। मंडपम किसको बोलते हैं? मुख मंदिर के समान निर्मित स्तंभ वाले सभा भवन को मंडपम कहा जाता है। जो आप एक ऐसे बॉक्स टाइप से यहाँ पर मान लो, यहाँ से अगर आप प्रवेश करते हो और यहाँ बड़ा सा एक मंदिर है, तो ये बीच में जो एक आप ये कह सकते हो कि एक छोटा सा जो मंदिर का हाइट है उससे कम हॉल टाइप से होता है, उसको क्या कहा जाता है? मंडपम कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये क्या? हु इस्टेब्लिश द ट्रेड रिलेशन विद रोमन एम्पायर। आपको बताना है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? कुषाण ने, चेर ने, पश्चिमशक ने, वकाटक ने, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? ये सारे आपके विकल्प है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? चेरा ने। चेरा जो हम लोगों ने पोर्ट टोंडी और मुजरिस का बात किया उसका इस्तेमाल करके। दक्षिण भारत के चेर कुषाण एवं पांड्य राज्यों के रोमन साम्राज्य के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। देखिए ये क्या, इंग्लिश में पढ़िए, इसका क्या कहता है? द चेरा किंगडम अलोंग विद द मालवार कोस्ट थ्राइविंग कमर्शियल टाइज विद द अगस्टस लेड रोमन एम्पायर। इसका कहा जाता है कि जो व्यापारिक संबंध था चेरों का वो रोमन एम्पायर से था। चेर राज्य का मुजरिस पोर्ट रोमियो के साथ व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। और मैं आपको बता दूं मुजरिस जो जगह है वहां पर पुराने रोमन साम्राज्य का सिक्के भी वहां पर मिले हैं। रोमन सिक्के दक्षिण भारत अरिकामेंडू क्षेत्र जो है, दक्षिण भारत अरिकामेंडू एवं चेर क्षेत्रों से बड़ी संख्या में रोमन के सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो कि मैंने बताया जो अरिकामेंडू जगह है आधुनिक डे, वहां पर सोने और चांदी के सिक्के जो रोमन एम्पायर के समय में चलता था वो मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ये क्या कहता है? अंडर हुज रीजन डिड पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रजाक विजिटेड इंडिया। आपको बताना है फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था?
देवराय फर्स्ट, कृष्णदेवराय फर्स्ट, देवराय टू, कृष्णदेवराय टू, और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देवराय टू के सामने में या देवराय टू के शासनकाल में उसने आया था। ठीक है, आपके प्रश्न का व्याख्या आपके सामने है ना। फारस ईरान के शाहरुख राजदूत अब्दुल रजाक, क्या है? फारस किसको, ईरान को कहा जाता था? फारस आपको मालूम होना चाहिए, ईरान को फारस भी कहा जाता था पहले, अभी ईरान कहा जाने लगा है। कि शाहरुख, इनके जो शाहरुख थे राजदूत अब्दुल रजाक, उनके राजदूत अब्दुल रजाक 1443 ईस्वी में विजयनगर एम्पायर के संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। और इसके रिगार्डिंग विवरण क्या मिलता है, एक्सप्लेनेशन क्या लेता है, उसने क्या लिखा था? विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक है जिसे आंखों ने कभी देखा या कानों ने सुना। ठीक है, ये शब्द अब्दुल रजाक के हैं। और निकोली कोंटी भी एक बाहर का यात्री था जो भारत आया और वो देवराय प्रथम के समय में आया था। तो देवराय प्रथम के समय में किसने आया था? देवराय प्रथम के समय में निकोली कोंटी आया था, निकोलो कोंटी। और देवराय सेकंड के समय में कौन आया था? देवराय सेकंड के समय में कौन आया था? अब्दुल रजाक। ये आया था। ये आपको ध्यान में इतना चीज अगर आप रख सकते हैं तो वेल एंड गुड। पर्शियन इनवॉय अब्दुल रजाक विजिटेड द कोर्ट ऑफ विजयनगर किंग देवराय टू इन कितना ईस्वी में आया था? किस ईयर में आया था? 1443 में। अकाउंट ही प्रिजाइडेड द वेल्थ एंड फोर्टिफिकेशन, जो उसका फोर्टिफिकेशन वेल्थ था विजयनगर एम्पायर का, ग्रैंड्यूर, उनका प्रशंसा किया। निकोली कोंटी इटालियन ट्रेवलर, जो निकोली कोंटी थे वो कहाँ से थे? इटली के यात्री थे। वो देवराय प्रथम के समय में आया था। ठीक है, देख सकते हैं इटली की यात्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने है। विच इंडियन फिलोसॉफी एक्सपाउंडेड द एटॉमिक थियरी, आपको बताना है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वैशेषिक जो न्यायिक दर्शन का भाग है इंडिया में, ये इसका मानना है कि जो दुनिया है वो परमाणु से बना हुआ है, और इसी को भारत के परमाणु मॉडल का जनक कनाद, जो ऋषि कनाद थे, उनको माना जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन के सामने। भारतीय षड दर्शन के में वैशेषिका फिलोसफी ने भौतिक विश्व की रचना का मूल आधार परमाणु को माना है। प्रवर्तक वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कनाद, इसके जो संस्थापक थे इस दर्शन के, वैशेषिका दर्शन के, वो कौन थे? महर्षि कनाद। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एटॉमिक थ्योरी जो परमाणुवाद है, भारत का परमाणुवाद का जनक किसको माना जाता है? वो है ऋषि कनाद को, है ना। और जो सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जो है, सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी मैं कहूंगा कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो है सामख्या है। पहला क्या है? सामख्या। और ये किसके द्वारा फाइंड किया गया था और इसका स्थापना किसने किया था? कपिल, ऋषि कपिल के द्वारा। ठीक है, और योगा किसके द्वारा किया गया था? योगा आपको ध्यान में रह जाएगा, पतंजलि के द्वारा योगा। ठीक है, और न्याय जो है ये किसके द्वारा खोजा गया था? गौतम के द्वारा। ऋषि गौतम जो है उसके द्वारा न्याय खोजा गया था। और विशेषिका अभी मैंने डिस्कशन किया है विशेषिका का। वैशेषिका का किसने किया है? कनाद, ऋषि कनाद, है ना। और मीमांसा का किसने किया? मीमांसा भी एक स्कूल, सिक्स फिलोसॉफी
है इंडियन फिलोसॉफी की 6 है, टोटल 6 इंडियन फिलोसॉफी है, उनमें से एक मीमांसा भी है। मीमांसा का खोज किसने किया? खोज कहना उचित नहीं होगा, इसका स्थापना किसने किया था? फाउंडेड बाय जैमिनी, जैमिनी है ना। और वेदांत, ठीक है, और लास्ट जो है वेदांत, वेदांत वेदांत इसको वेदों का अंत माना जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द उपनिषद, ये उपनिषद पर बेस्ड है, वेदांत जो है ये उपनिषद पे बेस्ड है ना। तो इतना चीज अगर आप ध्यान में रख सकते हैं तो काफी बेहतर है, ठीक है। वैशेषिका द स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी प्रपोज्ड दैट द फिजिकल ऑब्जेक्ट इन मटेरियल यूनिवर्स आर reducible to atom. Maharishi Kanad was also known as the Uluka and precursor to modern atomic physics in ancient India. तो एटॉमिक थ्योरी का जनक भारत में ऋषि कनद को माना जाता है और ये यहीं से निकल था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक अभी तक हम लोगों ने देख लिया। अब जो क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 14, हुज बर्थ स्टोरी इज डिपिक्टेड इन कालिदासा कुमार संभवम। आपको बताना है दोस्तों, कालिदास के कुमार संभवम यहाँ पर भी कुमार संभवम किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है। जो कुमार संभवम है वो आपको बताना है इसमें किसके जन्म की कहानी है। जो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कार्तिकेय भगवान शिव के बेटे थे, भगवान शिव के बेटे, ठीक है। महाकवि कालिदास रचित संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव एवं माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की जन्म कथा वर्णित है। इसमें क्या है? इसके जन्म कथा का वर्णित है। कार्तिकेय का जन्म राक्षस तारकासुर का वध करने हेतु हुआ था। कार्तिकेय का जन्म क्यों हुआ था? राक्षस जो तारकासुर थे उनका वध करने का उद्देश्य से हुआ था। कालिदास की अन्य रचनाएं रघुवंशम, अभिजन शकुंतलम और विक्रमोर्वशीय मेघदूतम, ये सब आपको मैं कहूंगा कि ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। रघुवंशम, मेघदूतम और शकुंतला, विक्रमोर्वशीय, ये सब कालिदास के रचना में से हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस। आपको बताना है मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो कौन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं वो कौन है? विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त, ठीक है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की। ऐतिहासिक महत्व, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या? ग्रंथ में मौर्य काल, विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य की कूटनीति का प्रमाणिक जानकारी मिलती है यहाँ से। विशाखा दत्त का अन्य कृति इसका अन्य जो रचना है देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाखा दत्त का दो है, एक मुद्रा राक्षस ध्यान में रख लीजिए और दूसरा देवी चंद्रगुप्तम, ये ध्यान में रख लीजिए। अश्वघोष बुद्धचरिता और सौंदर्य रचित है। अश्वघोष आपको मालूम है जो इंडो ग्रीक राइटर थे, जो इंडो ग्रीक एक मिनेंडर थे, उसके जो बुद्धचरिता लिखा था उसके बीच, बुद्धचरिता किसने लिखा था? ये सीधा सीधी ये ध्यान में रखिए, बुद्धचरिता का रचनाकार कौन है? ये है अश्वघोष। और देवी चंद्रगुप्तम का ये कौन है? विशाखा दत्त, ठीक है ना। अश्वघोष का यहाँ पर चर्चा था उसी कारण से। बुद्धचरिता का लेखक कौन है? अश्वघोष है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड और क्या है? सौंदरनंद के रचिता, बोधचरित और सौंदरनंद के रचिता, ये दोनों यहां से आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चंस है टोटल 15 क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है यहाँ से। एंड देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियोस गाइस। अगर आप देखते हैं, आपको अगर चीज़ें पसंद आती है, आप इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट आप ले रहे हैं, तो आई वुड से कि प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन
आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपको पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और समय से आप देख सके। तो मैंने जैसे कि डिस्कशन किया था, ये लेक्चर नंबर 14 है। तो इससे पहले मैंने लेक्चर 13 ऑलरेडी कवर कर लिया है ना। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। पहले आप शुरू से देखते हैं तो एक लिंक बना होता है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। अगर आप क्रम में देखते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने पीछे का वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए पहले वो उन वीडियोस को देखिए और फिर से क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 14 पर आइए। आज का जो ये पार्ट 1 है, आपको मैं बता दूं मैं हर दिन 2 लेक्चर में अपलोड करता हूं। बीपीएससी पीवाईक्यू का पार्ट पहला जिसमें 15 क्वेश्चन होता है और पार्ट दूसरा जिसमें तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन होता है ना। तो पहला पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट जो है मैं उसको अपलोड कर दूंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 31 तक मेंशन है।